दिया था। पूरे देश दुनिया में उनका नाम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव का जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन था, उसको बंद कर दिया गया है, जो आचार्य नरेंद्र देव के सम्मान के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आचार्य नरेंद्र देव पूरे देश और दुनिया में समाजवाद का उन्होंने पाठ पढ़ाया है, समाजवाद की कल्पना की है, संदेश दिया है, उनके सम्मान के खिलाफ ये है। इसलिए जल्द से जल्द इस रेलवे स्टेशन को चलाया जाए, ताकि उनका सम्मान जो खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको पुनः स्थापित किया जाए। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मांग करता हूं। श्रीमान, जनपद अयोध्या में सोहावल रेलवे स्टेशन है। ये सोहावल वो रेलवे स्टेशन है, सोहावल जहां से विधानसभा क्षेत्र में मैं 7 बार लगातार चुनाव जीता था। मान्यवर, उस स्टेशन की तो हाल बहुत बेहाल है। वहां पानी पीने का इंतजाम नहीं है, कर्मचारियों को रहने का इंतजाम नहीं है, शौचालय का इंतजाम नहीं है और रिजर्वेशन का काउंटर नहीं है, जबकि बहुत पुराना है। मैं आपके माध्यम और एक आरओबी बाजार से होकर के एक पुल बनना था, प्रस्तावित है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या परेशानी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जो सोहावल में आरओबी बनना था, प्रस्तावित है, उसको जल्द से जल्द चलाया जाए और कर्मचारियों के रहने के लिए जो आवास है 2 साल से बन रहा है, खड़हर पड़ा है। किसी समय वहां 2-4 कर्मचारी रहते भी हैं, बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी जनहित में बनाया जाए। जनपद अयोध्या में रेलवे गेट संख्या 130 ये सोहावल पर ओवरब्रिज का बनना अत्यावश्यक है, प्रस्तावित है, लेकिन आज तक इस पे धन नहीं आवंटित किया गया है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इसको किया जाए। ट्रेन संख्या 12226 कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली से चल करके आजमगढ़ और आजमगढ़ से चलकर दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन, जिसका ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र में फैजाबाद और अयोध्या के रेलवे स्टेशन रुदौली और दरियाबाद में होना अति आवश्यक है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि वहां पर ये ट्रेनें रोकी जाएं, जनहित में अति आवश्यक। मानवर, जितने भी ये हमारे गोसाईगंज में है और उसके नीचे, पुल के नीचे जो नाले बने हैं, वहां गोसाईगंज में वहां पर 2 घटनाएं भी, 2 बच्चे डूब के मर गए हैं। उसको पूरा किया जाए, जिससे कि लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। मानवर, इन्हीं शब्दों के साथ 2 बातें और है कि न जाने कितने हम जैसे तमाम लोगों के पास रेलवे टिकट के लिए, आरक्षण के लिए रोज सिफारिश आती है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी से, ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी हमारे माननीय सदस्य, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्षी, इसका सवाल नहीं है, इनके पास भी रेल टिकट कंफर्म करने के लिए बार बार मांग आती है, लेकिन कंफर्म नहीं होता। इसलिए आपके माध्यम से ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रावधान रखे, प्रस्ताव रखे, उनके द्वारा रखे हुए टिकट को कंफर्म किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर, बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपको धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता रहती है और इस बजट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दिया है। मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को रेलवे के इस बजट पूरा करने का एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के पिछले 10 सालों के अगर हम काम का लेखा जोखा देखें तो रेलवे ने इन 10 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में
पूरे देश का ध्यान रखते हुए हमने देखा है कि रेल, जहां आजादी के बाद हमने रेल नहीं देखी थी, रेल की पटरियां नहीं थी, वहां भी रेल की पटरियां बिछाई गई है। और इन वर्षों में आजादी के बाद 31,180 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया गया, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बराबर है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हुआ है। आजादी के बाद जैसे मैंने बताया कि रेलवे ट्रैक नहीं हुआ, मैं गया था नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर लोगों ने रेल की पटरियां नहीं देखी थी। और इस बार उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने बाद नॉर्थ ईस्ट और जम्मू और कश्मीर लेह तक की रेलवे की पटरियां हमको देखने को मिली। ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि यात्रियों को सुविधा भी मिलना चाहिए, और उसी को देखते हुए उन्होंने 1337 नए अमृत रीडेवलपमेंट के रेलवे के प्रोजेक्ट शुरू किए। आम लोगों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे की सुविधा मिलनी चाहिए, यह है मोदी जी का संकल्प। यूपीए की बात करो, मैं एक छोटी सी बात करूं, एक हमारे बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा था पहले हम सीढ़ियों से चढ़ते थे, सामान लेके चढ़ते थे, और यूपीए सरकार में सिर्फ पूरे देश में रेलवे की 240 लिफ्ट लगी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 2650 लिफ्टें लगी, ताकि बुजुर्ग सामान लेके ऊपर चढ़ सके। ये माननीय मोदी जी का विजन। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में रेलवे को बहुत ही बड़ा बजट दिया गया, 2,65,200 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का उदाहरण दूं, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 5,588 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। लेकिन एनडीए सरकार के कार्यकाल में इन 10 वर्षों में 44,199 किलोमीटर का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। ये 10 गुना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन इन 10 सालों में हुआ है। लगातार रेलवे की स्पीड बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है। यही नहीं, नई वंदे भारत रेलें शुरू हुई, नई वंदे भारत स्लीपर शुरू हुई, यहां तक कि नई वंदे भारत मेट्रो की भी ट्रायल शुरू हो गई है। नए कोच बन रहे हैं। देश भर में जहां पर भी रेलवे फाटक है, वहां पर नए आरओ भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी रेलवे ने बहुत सारे काम किए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इंदौर से आता हूं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, मैं वहां से आता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंदौर और इंदौर के आसपास आजादी के बाद इतने काम नहीं हुए जो इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में हुए हैं। जिसका उदाहरण है, इंदौर से लेके खंडवा का काम चल रहा है, इंदौर से लेके दाहोद का काम चल रहा है, इंदौर से लेके बुधनी का काम चल रहा है। और हमारी बहुप्रतीक्षित जो रेलवे लाइन थी इंदौर से लेके मनमाड़, जो कि वर्षों से हम मांग कर रहे, 20,000 करोड़ की ये योजना माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृत की। इससे नॉर्थ और साउथ में 200 किलोमीटर का ट्रैक का डिस्टेंस कम हो जाएगा और एक नया रिवॉल्यूशन हो जाएगा ये बनने के बाद। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन। हमारे इंदौर में नया रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, और इसके अलावा जितने भी आरओबी हैं वो सब बन रहे हैं इन वर्षों में। मैं कुछ रेल मंत्री से मांग भी करना चाहता हूं इंदौर की तरफ से। 2028 में हमारा उज्जैन में सीएस आने वाला है, और इस सीएस को ध्यान में रखते हुए इंदौर उज्जैन मेट्रो वंदे भारत में ट्रेन चलाई जाए, ये एक मांग कर रहा हूं। और दूसरा, हमारा अंबेडकर नगर, मऊ, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये एक लोकल ट्रेन चलाई जानी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का लोड ज्यादा होगा। इसके अलावा बॉम्बे और दिल्ली वंदे भारत स्लीपर चलाना चाहिए, ये मेरी मांग है। इंदौर से लेके पटना, इंदौर से लेके उदयपुर, इंदौर से लेके रीवा और इंदौर से लेके देहरादून, ये डेली ट्रेन चलना चाहिए, वहां के पैसेंजरों की मांग है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। देश भर के श्रद्धालु वहां आते हैं, खास करके महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर जयंती पर विशेष ट्रेन चलाई जाए। एक हमारी मांग है, कोविड के पहले गौतमपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, वो कोविड के कारण बंद हो गई। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि कोविड के समय जो गौतमपुरा में रेल रुकती थी उसको फिर से रुकाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जो रेल विभाग काम कर रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय कुमारी शैलजा मैडम। थैंक यू सर। मैं बहुत ज्यादा रेलवे बजट पर मूल बातों पर नहीं जाना चाहूंगी। माय esteemed colleague Varsha ji has already
dwelt on those regarding the railway budget. Sir, but one thing of concern, this issue of railway safety. I think sir सारे देश को इसके बारे में चिंता है. इतने ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार जहां इसका अपना बजट, रेलवे का बजट स्टैग्नेट हो रहा है पिछले साल से इस साल, और जो हमारा रेलवे संरक्षा कोष है उसको केवल 2.5 लाख करोड़ में केवल 2000 करोड़ रुपया मिला है. तो कैसे सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा सर? पिछले साल ही 2023 में 200 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं और 2024 में 18 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं शुरू में ही. तो सर इसकी ओर सरकार विशेष ध्यान दे, जब प्रावधान करते हैं तो रेलवे सेफ्टी की ओर, और इस फंड को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हर एक की जान सबकी बहुत कीमती होती है और ट्रेन एक्सीडेंट्स कम से कम हो सकें, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सर मैं अपने राज्य हरियाणा की ओर जाना चाहूंगी. आपने हरियाणा के लिए कहा है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए ट्रैक्स बन रहे हैं, और आपने 14 के बारे में कहा है. तो सर उसमें 2-3 के बारे में विशेष रूप से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी. सर यमुनानगर चंडीगढ़ रेलवे लाइन वाया सढौरा नारायणगढ़ एक बहुत पुरानी मांग है. बहुत पहले से कई बजट्स में इसके बारे में जिक्र हो चुका है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिक्र हो जाता है लेकिन शुरुआत कुछ नहीं. अभी इस लिस्ट में भी दिया है लेकिन प्रोग्रेस इज शोन एज 0. तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी ओर विशेष ध्यान दें. ये बहुत लंबित पुरानी मांग है. इसी के साथ साथ सर हिसार सिरसा, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाया अग्रोहा है और अग्रोहा हमारे वैश्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है और यहाँ पर देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं. तो मेरी मांग है कि आप हिसार सिरसा की जो ये रेलवे लाइन की, नई रेलवे लाइन की एक लंबी पुरानी मांग है, इसको पूरा करें. आपने मेंशन किया है लेकिन दिस इज ऑल्सो शोइंग 0% प्रोग्रेस, तो इसे आप कृपया विशेष रूप से ध्यान दें. सर डबलिंग की अगर हम बात करें तो हिसार सिरसा फाजिल्का ये भी एक बहुत पुरानी, अभी तक सिंगल पड़ी है ये, तो इसको आप डबल कीजिए. और ये पूरा एरिया मंत्री जी जानते हैं, इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो इसको डबल करने का शीघ्र कार्य कीजिए. साथ में रोहतक भिवानी हिसार, इसकी डबल लिंक की भी मांग है. इसमें इन दोनों लाइंस का मेंशन नहीं है, तो कृपया इस पर भी आप विशेष ध्यान दें. सर अस्थल बोहर रेवाड़ी एक ये भी बहुत पुरानी मांग है, इसका भी ध्यान दें. साथ में बहुत सी हैं और मैं देखती हूं सर 14 में से 6 ऐसी हैं जो आपकी लिस्ट में आई हुई हैं, लेकिन इन पर 0% प्रोग्रेस दिखा रहा है. एक पर 1% प्रोग्रेस, एक पर 2% प्रोग्रेस. तो कृपया इसको आगे बढ़ाइए. जहां आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्पीड इतनी हाई स्पीड हो, काम की भी स्पीड अगर हाई हो जाए तो देश को बहुत फायदा हो, हरियाणा को बहुत फायदा हो. सर नई ट्रेन की मांग है. सर हरियाणा के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए दिल्ली से बीकानेर और चंडीगढ़ से सिरसा वाया बठिंडा. वाया बठिंडा सिर्फ कहने के तौर पर नहीं, लेकिन सही मायने में बठिंडा होते हुए सिरसा ये ट्रेन आए, तो एक कृपया वंदे भारत ट्रेन शुरू करें. और सर हिसार को फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाए. सर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है हमारा हिसार, उसे फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ेंगे तो पूरे उत्तर भारत को इसका फायदा होगा.
सर, जमीन को, जो रेलवे जमीन है उसको आप पट्टे 99 साल के पट्टे पर दे रहे हैं, जगह जगह पर दे रहे हैं। मैं सिरसा का विशेष रूप से यहाँ पर उसके बारे में कहना चाहूंगी कि जो हमारा सिरसा का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बहुत जमीन है और बहुत पहले से। इसको आप एक अलग ढंग से डेवलप कर सकते थे, हरियाणा सरकार के साथ मिलकर डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने 32 करोड़ रुपए में केवल सिरसा की ये जमीन स्टेशन की दे दी और उसको आगे से 300 करोड़ रुपए में दे दिया गया और यहां पर मार्केट बन रही है। क्या इसका हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आप कोई ट्रेनिंग सेंटर लगा देते, रेलवे के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगा देते, ताकि हमारे बच्चों को वहां पर कुछ आगे रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो, वहां पर ट्रेनिंग हो। लेकिन ये तो मार्केट में आप बेचने का, रेलवे प्रॉपर्टी इतनी महंगी प्रॉपर्टी है और देश में लाखों एकड़ जमीन है रेलवे के पास। आई थिंक डिफेंस एंड रेलवेज, आफ्टर डिफेंस रेलवेज इज probably the biggest landowner in the country. आप ऐसे कैसे मार्केट में इस जमीन को बेचते हैं सर? ये तो एक अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है सर। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, स्टेडियम के लिए, पार्क्स बना सकते हैं, सौंदर्यीकरण हो सकता है, लेकिन ऐसे मार्केट बनाने के लिए बेचने का क्या फायदा? वैसे भी मार्केट डाउन है, ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, रियल एस्टेट का पैसा, सब पैसा डूबता है। तो इन चीजों पर थोड़ा दूरदर्शी होकर अगर रेलवे इस जमीन को ध्यान से रखे, इट इज नॉट इजी टू एक्वायर लैंड टुडे एंड दिस लैंड इज ऑलरेडी विद द रेलवेज, सो व्हाई आर यू जस्ट गिविंग इट अवे लाइक दिस? इस पर कृपया आप ध्यान करें सर। सिरसा शहर को दो हिस्सों में एक बंट गया और सर इसका आप ध्यान करें कि पूर्व में 10 साल पूर्व सिरसा में एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 अंडरब्रिज बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सर यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। मिनी बाईपास, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, वहाँ पर चतरगढ़ पट्टी फाटक पर ओवरब्रिज, कोट रोड और कंगनपुर फाटक पर अंडरब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से धनराशि भी आवंटित की गई थी, पर अभी तक इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, इस पर विशेष आप कृपया ध्यान दीजिए और जल्दी ही इसका निर्माण कार्य आप शुरू करवाएंगे तो बेहतर होगा। सर, एक किसान एक्सप्रेस बठिंडा से दिल्ली को चलती है, इसका पहले समय एक बहुत अनुकूल था, वहां के सब कालांवाली है, सिरसा है, सब लोकल लोग उसमें आ जा सकते थे, लेकिन उसका समय बदल दिया, अब 5:45 पर चलती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पहले की तरह 7:40 पर कर दिया जाए, ताकि कालांवाली सिरसा के लोगों को फायदा हो जाए। इसी तरह अहमदाबाद कटरा, जो कि एक वीकली ट्रेन है, इसका स्टॉपेज कृपया आप कालांवाली में रखें और एक नई ट्रेन कालांवाली से सिरसा हिसार तक सुबह 8 बजे अगर चलाएं तो इस पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत फायदा होगा। सर, बहुत सी बातें हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं लिखित रूप में मंत्री जी को दे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बारने। माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी शिवसेना के ओर से रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2025-26 पर मैं मेरी बात रख रहा हूं। मुझे गर्व है कि इस बजट में रेल के विकास और आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री वैष्णवी जी ने ये पहल की है कि गई कई सालों में रेल के बारे में जितना कार्य नहीं हुआ उतना कार्य वैष्णवी के कार्यकाल में हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। महोदय, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए
बजट में 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि है। ये बजट 2014 से की तुलना करें तो 4 गुना अधिक है। अगले 2-3 वर्षों में सरकार 100 अमृत भारत स्टेशन, 50 नमो भारत ट्रेन और 200 वंदे भारत ट्रेन तैयार करेगी। ये बजट भारत के रेलवे और महाराष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में महाराष्ट्र को सबसे अधिक 23,778 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मिला है, जो राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को नई गति देगा। महाराष्ट्र अब तक 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य है, जिससे ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद होगी। 2014 से अब तक 2105 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 132 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें मेरे चुनाव क्षेत्र में चिंचवड, अकोर्डी, तळेगांव, लोनावड़ा, पनवेल जंक्शन के रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। मैं इसके पहले ही मांग कर चुका हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में करजत और नेरल रेलवे स्टेशन को इस योजना में शामिल करने की मैं बात रख रहा हूं। इस बजट में उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन मुंबई से पुणे तक जाने वाला ये मार्ग सबसे ज्यादा यातायात करने वाला मार्ग है। करजत और नेरल को स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन में लिया जाए तो निश्चित रूप से जो यात्रा करते हैं उसको सुविधा प्राप्त होगी। एनडीए शासन के दौरान महाराष्ट्र ने रेलवे ट्रैक निर्माण को 50-60% किलोमीटर की प्रति तुलना को बढ़ाकर 183 किलोमीटर वर्ष कर दिया गया है। 2014 से अब तक 40,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन विद्युतीकरण की गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन विसर्जन की दिशा की तेजी से बढ़ाया जा रहा है और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के प्रयोग से रेलवे की ऊर्जा निर्भरता के हरित बनाया जा रहा है। महोदय, कई बार रेलवे बजट में घोषणा होती है, लेकिन कई समय बीत जाने के बाद जमीनी रूप से काम नहीं होता। कभी समय से सर्वे नहीं होता, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा आता है। किसी बार कई एनओसी नहीं मिलने के कारण सालों साल ये प्रकल्प नहीं होते। कई बार राज्य सरकार से सहयोग भी नहीं मिलता। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2017 में जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, तब तीसरे और चौथा ट्रैक की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी थी, बजट में उसका प्रावधान भी किया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण अब तक तीसरा और चौथा मार्ग नहीं बना है। मुंबई से पुणे जाने वाला सबसे तेजी से सबसे यातायात करने वाला मार्ग है। अगर वो बनता तो निश्चित रूप से यहाँ यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। पुणे से लोनावड़ा तक लोकल ट्रेन चलती है। कोरोना के समय दोपहर के समय ट्रेन बंद की थी, फिर मैं कई बार रेल मंत्री से मिलकर दोपहर के समय 12 बजे की ट्रेन चालू की, लेकिन 1:30 बजे लोकल ट्रेन बंद होने के कारण कई सारे कर्मचारी, महिला, स्कूल में जाने वाले बच्चों, इनको कई सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि दोपहर के समय लोनावला से पुणे तक जाने वाली ट्रेन 1:30 बजे ट्रेन चलाई जाए। पनवेल से करजत के बीच नया मार्ग बन रहा है, इस मार्ग अभी पूरा होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में देश के सबसे बड़ा नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल में। अगर पनवेल से पुणे तक जो मार्ग बन रहा है, पनवेल से करजत तक रेलवे मार्ग काम अभी पूरा होगा। करजत से लोनावड़ा तक अगर ट्रैक बढ़ाया जाए और लोनावड़ा से पुणे तक तीसरा और चौथा ट्रैक का काम किया जाए तो पनवेल से सीधा पुणे तक फास्ट ट्रेन भी चला सकते हैं,
और नया जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये एयरपोर्ट से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मुंबई, पनवेल, पूना या रहने वाले रोज के रोज यातायात करने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। पनवेल से मुंबई तक रोज लोकल चलती है, करीबन 1.5 लाख लोग इसमें यातायात करते। कई सारे सुविधा का अभाव है स्टेशनों पर। वहां सिडको एक एजेंसी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उन्होंने स्टेशन बनाए और उसको सुविधा पूरी तरह से सिडको देती है, रेल विभाग नहीं देते। तो मैं आशा करता हूं कि रेल विभाग उस बारे में सिडको के साथ मिलकर उस स्टेशनों पर कार्य करते तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा, एक देश में छोटे शहरों में एक टॉय ट्रेन चलती है। मेरे यहाँ माथेरान में टॉय ट्रेन चलती है। तो नेरल से चलने वाले टॉय ट्रेन, इस ट्रेन को पहले 2 घंटे में ट्रेन जाती थी, अभी 3.5 घंटे लगते। वहां 10 लाख पर्यटक आते हर साल और एकमात्र वो टॉय ट्रेन है, मिनी ट्रेन है, उसके वजह से ज्यादा पर्यटक आते। तो मुझे आशा करता हूं इस बारे में रेल विभाग ध्यान देकर उस पर अगर ध्यान देता तो जो पर्यटक आते हैं उनको सुविधा मिलेगा। 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। 1 मिनट में माननीय और भी स्पीकर्स है। माननीय सभापति महोदय, देश में पहली बार जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को सुविधा मिली है, वैसे हर स्टेशनों पर सुविधा देने का काम, हर स्टेशन मॉडल स्टेशन बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेल विभाग ने किया है। मैं अभिनंदन करता हूं रेल विभाग का कि ब्रिटिश काल से चलते हुए आए हुए पूरे गंदगी से भरे हुए प्लेटफॉर्म, अन्य सुविधा नहीं थी, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाए और रेलवे स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी। मैं इस आपके द्वारा मांग करता हूं, जहां ऐसे रेलवे स्टेशन है वहां कई क्रांतिकारी हो, इतिहास दर्शाना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन पर अगर दिखाया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी यातायात करने वाले यात्री को उसमें देश के इतिहास की जानकारी मिलेगी। मैं आखिर में माननीय सभापति में कोरोना के समय कई सारे ट्रेनों बंद की थी, कई सारे स्टॉप बंद किए थे और कोरोना के समय जो ज्येष्ठ नागरिक है, वयोवृद्ध है, उनके लिए जो फैसिलिटी दी थी टिकट में, वो चालू करने की मैं मांग करता हूं। फिर से मैं 2025-26 इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और मैंने जो मांग रखी वो पूरी करने की आशा करता हूं। श्री मुर्शलन जी। எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. ரயில்வே பட்ஜெட் பற்றி தமிழகத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் என்னுடைய ஆழ்ந்த வருத்தத்தை இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பதிவு செய்கிறேன். என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் பீகார், மத்திய பிரதேசம், குஜராத் இந்த மாநிலங்களுக்கெல்லாம் நீங்க நிதியை வாரி வழங்குறீங்க, கொடுங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு மிக சொற்பமான நிதியை தான் கொடுக்கறீங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே தென்னகத்தில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் ரயில்வேக்கு அதிக வருமானம் வரக்கூடிய மாநிலங்கள்ல தமிழ்நாடு முக்கியம். ஒரு ரயிலை நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதிலேருந்து வர்ற வருமானத்தை வச்சு நீங்க 3 ரயில் அடுத்த மாநிலத்துக்கு விடணும். ஏனோ தெரியல, தமிழ்நாட்டை இந்த அரசாங்கம் வஞ்சிக்குது. நாங்க நிதியை கேட்கிறோம், அது இல்லாம நியூ ட்ரெயின் கேட்கிறோம், புதிய ரயில் திட்டங்களை கொடுங்க, புதிய ரயில் பாதையை கொடுங்க, 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ் கொடுங்கன்னு தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்திலையும் பதிவு செய்கிறோம். ஒன்றிய ரயில்வே துறை அமைச்சரையும் நாங்க போய் நேரடியாக சந்திக்கிறோம், போர்டு சேர்மனையும் பார்க்கிறோம், தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளரையும் பார்க்கிறோம். ஆனா என்ன காரணத்தினால தெரியல, தொடர்ந்து தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுது. இந்த ரயில்வே பட்ஜெட்ல எங்களுக்கு நீங்க தான் ரயில்வே அமைச்சர், நீங்க தான் எங்களுக்கு பிரதமர், தமிழ்நாட்டுக்கு சேர்ந்தவர்களுக்கும். அதனால தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிற இந்த ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் என்னுடைய கண்டனத்தை, வருத்தத்தை முதலில் பதிவு செய்து விரும்புகிறேன். அதே போல நான் இந்த அரசை குறையா சொல்லல, ரயில்ல தரமான உணவுகளை
வழங்கணும்னு மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறோம். நல்ல உணவு இல்லை. அங்க போக்குற பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டுறாங்க, நல்ல உணவு இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. டாய்லெட் வசதி ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அதனால மாண்புமிகு ரயில்வே அமைச்சர் அவர்கள், நாங்கள் ஏதோ குறை சொல்றோம்னு தயவு செய்து நினைக்காமல் ரயில் பயணிகளுடைய நிலத்தை கருதி தரமான உணவுகளையும் நல்ல கிளீனா டாய்லெட்டையும் வச்சுக்கணும்னு இந்த நிர்வாகத்தை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல ரயில்வே விபத்துக்கள் நீங்க 2014 இருந்து 2024 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 678 ரயில்வே விபத்துக்கள் நடந்திருக்கு. இது ஆண்டுக்கு 68 ரயில் விபத்துகளா இருக்கு. இந்த ரயில் விபத்துகளை தடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் முயன்று வரணும். அதே போல இந்த அரசு இந்த 3 ஆண்டுகள்ல 38 கோடி ரூபாய் இந்த ரயில்வேக்கு அந்த விபத்துகளுக்கு நிவாரண தொகையா நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. அதே போல ரயில்வேல ஏசி பெட்டிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறீங்க. நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லல, ஏசி பெட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. சாதாரண ஏழை நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வரையில் சாதாரண அந்த பெட்டிகளை, அந்த வகுப்பு பெட்டிகளையும் அதே போல அன்ரிசர்வ்டு கம்பார்ட்மெண்ட் அதையும் கூடுதலா இயக்கணும்னு இந்த ரயில்வே நிர்வாகத்தை கேட்டுக்கிறேன். அதே போல பெண்களுடைய பாதுகாப்பு, சமீபத்தில் கோயம்புத்தூர் டு திருப்பதி செல்ற அந்த ரயில்ல ஒரு கர்ப்பிணி பெண் ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு அதை எதிர்த்த அந்த பெண்ணை ரயிலில் இருந்து தூக்கி இருந்திருக்காங்க. இது போன்ற ரயில்ல அந்த பெண்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பை ரயில்வே அமைச்சகம் உறுதி செய்ய வேணும்னு அமைச்சர் அவர்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன். அதே போல ஒன்றிய அரசு தான் இந்த ரயில்வே துறையுடைய அதிகாரிகளை நியமிக்கிறீங்க. தயவு கூர்ந்து அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த அந்த மாநிலத்தில் அந்த தாய்மொழி பேசுகிற அந்த அதிகாரிகளை நீங்கள் அவசியம் நியமிக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ரயில்வே நிலையங்களையும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், நாங்க தமிழ் தான்ங்கிறோம், எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வேளையில தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ரயில் நிலையங்கள்ல அன்றாடம் பிரச்சனையா இருக்கு. ரயில் டிக்கெட் வாங்குறதுல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனையா இருக்கு. நாங்க தமிழ்ல சொல்லி கிராமப்புறத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் டிக்கெட் கேட்கிறோம். உள்ள இருக்கிறவங்க என்ன மொழி பேசுறாங்கன்னு தெரியல, அவங்க என்ன பேசுறாங்க, நாங்க என்ன பேசுறோம்னு புரியல. தயவு கூர்ந்து ஒன்றிய அரசாங்கம் மாநிலத்தில் அரசு ரயில்வே துறை அதிகாரிகளை நியமிக்கும் போது அந்தந்த தாய்மொழியில அவங்க என்ன அந்த மொழியில பேசுறாங்களோ அந்த துறை அதிகாரிகளை நியமிக்கணும்னு உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். அதே போல இந்த அந்தியோதா ட்ரெயின் சொல்றாங்க, வந்தே பாரத் கொடுக்குறீங்க, அதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க, நாங்க இல்லைன்னு மறக்கல. அதே போல ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெற வகையில அந்த அந்தியோதா ட்ரெயின்களையும் இந்த அரசு கூடுதலா இயக்கணும்னு உங்களை நாங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிறைய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வச்சிருக்கோம். இந்த மூத்த குடிமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க. மூத்த குடிமக்களுக்கு அரசாங்கம் பல்வேறு சலுகைகளை முன்னெல்லாம் அளிச்சிங்க, ஆனால் அதை தொடர்ந்து மறுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த மூத்த குடிமக்களுக்கு அந்த சலுகையை நீங்க மீண்டும் அளிக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எங்களுக்கு மிக முக்கிய பிரச்சனைகளா நாங்க தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வர்றது புதிய ரயில் பாதைன்னு சொன்னா திண்டுக்கல்ல இருந்து சபரிமலை நீண்ட காலமா ஒரு பெரிய போராட்டமாகவே இருக்கு இந்த போராட்டம். அதனால திண்டுக்கல் சபரிமலை அந்த இதை செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அதே போல் மதுரை, அருப்புக்கோட்டை, தூத்துக்குடி அந்த ரயில் பாதை மிக முக்கியமான ஒரு ரயில் பாதை. அந்த ரயில் பாதையை நீங்க செஞ்சு கொடுக்கணும். அதே போல் நீண்ட காலமாக இருக்கிற பழனி, ஈரோடு அந்த ரயில் பாதையும் அப்படியே கிடப்பிலேயே இருக்கு. அதே போல தஞ்சாவூர் டு அரியலூர், தஞ்சாவூர் டு பட்டுக்கோட்டை, மன்னார்குடி டு பட்டுக்கோட்டை போன்ற புதிய ரயில் பாதைகளை நீங்க அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறத இந்த அரசோட வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அதே போல பழைய லைன் சொல்லுவாங்க, பழைய லைன் சொன்னா தஞ்சாவூர் டு விழுப்புரம் பழைய லைன், அந்த பழைய லைன் இரட்டை பாதையாக மாற்றணும்னு தொடர்ந்து அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். அதை செவி சாய்க்கணும். அதே போல புதுசா சில ரயில்வேக்களை கேட்டுட்டு இருக்கோம். என்னுடைய தஞ்சாவூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில திருச்சி டு தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் விட்டீங்க, ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விட்டீங்க. 3 மாத காலம் அந்த ட்ரெயின் போனுச்சு, நல்ல கலெக்ஷன் ஆனிச்சு, ரயில்வேக்கு நல்ல வருமானம் வந்துச்சு. ஆனா நீங்க என்னன்னு தெரியல, வடக்கே நடக்கிற ஒரு கும்பமேளாவுக்காக அந்த ரயிலை கட் பண்ணீங்க. தொடர்ந்து நான் ஒன்றிய அமைச்சர்கிட்ட போய் அந்த பட்டியலே கொடுத்தேன், திருச்சி டு தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் நல்ல உங்களுக்கு கலெக்ஷன் வருது, அதை உங்க பட்டியலே நான் கொடுத்தேன், இந்த கலெக்ஷன் இருக்கு, இதை மீண்டும் கொடுங்கன்னு தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். அந்த ரயிலை மீண்டும் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அதே போல என்னுடைய தொகுதியை சார்ந்த பட்டுக்கோட்டை பேராவூரணி பொதுமக்கள் நீண்ட காலம் கம்பன் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்று ஓடுச்சு, அந்த கம்பன் எக்ஸ்பிரஸை கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நிறுத்திருக்கீங்க, அந்த கம்பன் எக்ஸ்பிரஸை கொடுக்கணும்னு மீண்டும் உங்க கேட்டுக்கிறேன். அதே போல
தமிழ்நாட்டில் முக்கிய நகரங்களாக்குள்ள தூத்துக்குடி, அந்த தூத்துக்குடிக்கும் பாம்பேவுக்கும் ஒரு ரயில் கொடுங்கன்னு நீண்ட காலமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள். அதனால அதோட திட்டங்களை எல்லாம் புதிய ரயில்வே திட்டங்கள், புதிய ரயில் வசதிகள் எல்லாம் நீங்க அதே மாதிரி இந்த 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ் நாங்க போய் ரயில்வே அமைச்சரை பார்க்கிறோம். எங்க நாடாளுமன்ற குழு தலைவரோட திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருமே போனோம். போய் எங்களுடைய ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு தேவையான திட்டங்களை கொடுத்தோம். ஆனா இதுவரையில ஒன்னு கூட எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கல. அட்லீஸ்ட் 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ் கேட்கிறோம். நாங்க போர்டு சேர்மனை போய் அணுகிறோம், போர்டு சேர்மன் போய் கேட்கிறோம், தென்னக ரயில்வேயுடைய பொது மேலாளரை கேட்கிறோம். தென்னக ரயில்வேயுடைய பொது மேலாளர் எங்களுக்கு ஒரு கடிதம், நாங்க கொடுத்த லெட்டருக்கு ஒரு பதில் கடிதம் அனுப்புறார். எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு போர்டு சேர்மன் முடிவு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாரு. போய் நாங்க திரும்பி போய் போர்டு சேர்மனை பார்த்து 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ் கொடுங்க, குறிப்பா தாம்பரம் டு செங்கோட்டை அந்த வண்டியை அதிராம்பட்டினம் பேராவூர்ல நிறுத்துங்கன்னு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஜோத்பூர் ட்ரெயின் நீடாமங்கலத்தில் நெருங்கன்னு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது போன்ற நிறைய ஸ்டாப்பேஜ்களை நாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதே போல அந்த ஸ்டாப்பேஜை கேட்கும் போது அவங்க தென்னக ரயில்வேயுடைய பொது மேலாளர் போர்டு சேர்மன்கிறார். போர்டு சேர்மனை கேட்டா நீங்க அமைச்சரை தான் பார்க்கணுங்கிறார். அதனால தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து இந்த அரசு வஞ்சிக்காமல் எங்களுக்கு தேவையான புதிய ரயில்வே பாதைகள், புதிய ரயில் வசதிகள், 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜை இனியாவது இந்த அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. माननीय श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। रेलवे आम आवाम के लिए आवागमन का सबसे सुलभ यात्रा माना जाता था, लेकिन महोदय आज के दिन में सबसे दुर्लभ यात्रा माना जा रहा है। आज रेलवे कई को लाख करोड़ के कर्ज में चल रही है महोदय। माल भाड़े से आय घटी है, जबकि 2010-11 के बाद माल भाड़े की दरों में 160% का वृद्धि किया गया है। यही नहीं, यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की गई। और तो और महोदय, डायनेमिक प्राइसिंग लागू की गई। जैसे जैसे सीट कम होगी वैसे वैसे ही सीट का दाम बढ़ेगा। महोदय, गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये इस सरकार से सीखी जा सकती है। हमें याद है महोदय, 2004 में जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे 9,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, और 5 वर्षों में बिना किराया बढ़ाए गरीबों के लिए गरीब रथ चलाते हुए भी 90,000 करोड़ के फायदे तक पहुंचाया था महोदय, रेलवे में आज गड़बड़ी कहां हो रही है, ये गंभीरतापूर्वक देखने की जरूरत है महोदय। यही नहीं महोदय, लालू जी के रेलवे की सफल रणनीति को समझने के लिए IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड और वॉटसन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने मैनेजमेंट लेक्चर के लिए उन्हें आमंत्रित किया और जाकर के उन्होंने लेक्चर दिया। हम विशेष नहीं कुछ कहना चाहते हैं महोदय। 2022-23 में 27 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, 27। 10 वर्षों में कवच सुरक्षा प्रणाली अब तक 1465 किलोमीटर ट्रैक पर ही लागू हो पाई है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क का 2% है। रेलवे की अधिकतर परियोजनाएं विलंब से चल रही है महोदय। 2.5 लाख सुरक्षा केंद्रित पद खाली पड़े हैं, जबकि लालू जी के कार्यकाल में रेल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में देरी नहीं होती थी। बड़े संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती भी की गई। अधिक से अधिक ट्रैक विद्युतीकरण की दिशा में काम किया गया था महोदय। और महोदय, आज 71% रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण हो चुके हैं, 71%। लेकिन महोदय, सिर्फ 52% मालगाड़ियां
और 45% यात्री गाड़ियां ही इन ट्रैकों का उपयोग कर रही है। 71% विद्युतीकरण है ट्रैक, उसके बावजूद भी आप मालगाड़ी 52% और 45% यात्री गाड़ी आप इस ट्रैक पर चलाने का काम कर रहे हैं। हम एक दो बातों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से। बिहार के डिहरी ऑन सोन स्थित डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र में 2007 में 2209 एकड़ भूमि रेलवे ने खरीद की थी। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा यहां हाई एक्सल वैगन मरम्मत और कपलर निर्माण कारखाने की आधारशिला रखी गई थी। बहुत काम वहां पर हुए भी थे महोदय। 2017 में रेलवे मंत्रालय ने कबाड़ बेचकर वहां के 90 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया और इस क्षेत्र में रेल वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की इकाई को दी। 2015 के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी इस परियोजना की घोषणा भी किए थे महोदय, और संसद में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने 2022 तक इसे चालू करने का आश्वासन भी दिया था महोदय। वो भी आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आप चुनाव में जाते हैं, घोषणा करते हैं कि हम इस परियोजना को चालू करेंगे। यही परियोजना नहीं महोदय, अभी हमारे मित्र साथी बता रहे थे बिहार को 10,000 कुछ करोड़ का रेलवे का बजट मिला है। 10,000 के रेलवे बजट से बिहार को कुछ होने वाला नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, अनुग्रह नारायण स्टेशन पर लिफ्ट काफी दिनों से खराब पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय जी, आप कहते हैं स्टेशन हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ये किस तरह का सौंदर्यीकरण है? जो पहले से बना हुआ है, खराब है, उसकी मरम्मत बरसों तक के आप नहीं कर पा रहे हैं। रफीगंज रेलवे स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की ठहराव की मांग बहुत दिनों से चल रही है। हम एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, गया डाल्टनगंज नई रेल लाइन बाया बोध गया सिरघाटी बांके बाजार इमामगंज सिमरिया तक, जो पहले बताया गया भी कि 430 करोड़ रुपया उसमें आवंटन किया गया है, अभी तक कहीं पर से उसमें काम नहीं बढ़ा है महोदय। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन 44 साल से लंबित है। हमारे बिहार के साथी खुश हो रहे हैं। बिहटा रेलवे लाइन जो अरवल को जोड़ते हुए दौदनगर होते हुए औरंगाबाद तक के आती है। हमारा एफसीआई गोदाम गया के जस्ट बगल में, जो गया और रफीगंज रेलवे लाइन पर पड़ता है। वहां पर घंटों जाम रहते हैं। आरओबी का निर्माण अभी तक वहां नहीं हो पाई है महोदय। डेहरी गया रेलखंड में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के पहले एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं है महोदय। एक भी पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच चलाने का हम आग्रह करेंगे माननीय महोदय से। इस्माइलपुर रेलवे स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म नहीं बनी है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज को शीघ्र चालू किया जाए। गेट नंबर 14 को एलएचएस अंडरपास की जगह आरओबी में बदला जाए, क्योंकि इस गेट से 1 मिनट महोदय, 1 मिनट क्षेत्र की समस्या की बात आ रही है महोदय। इस गेट से 50 से 70 गांव जुड़े हुए हैं। इस स्टेशन पर दून एक्सप्रेस का ठहराव हो। कस्टा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की आप ऊंचाई कीजिए। प्लेटफॉर्म ऊंचाई नहीं रहने से अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती रहती है महोदय। खेसर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर अभी तक आपका नहीं हुआ है। हम एक आग्रह और करेंगे महोदय, ये जो कोरोना के दौरान जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो ठहराव स्टेशनों पर रोका गया था, उसे अविलंब चालू कराया जाए माननीय मंत्री महोदय। कोरोना काल में आपने बंद किया था, खत्म हो चुका है जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का था। एक और है, वरिष्ठ नागरिकों का जो सहूलियत था उसे आप अविलंब चालू करें। दूसरी बात है कि इसके पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था, जब वित्तीय बजट पिछले बार चल रही थी रेलवे की, तो मैंने कहा था कि सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या बढ़ाई जाए। माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा
कि जनरल बोगी की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अभी तक के उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है महोदय। किसी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी नहीं बढ़ाई गई है। आज भी हमारे जनरल जो पैसेंजर जो है वो धक्का मुक्की कर करके 24 घंटा। धन्यवाद सभापति महोदय। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर आपने बोलने का अवसर दिया। भारतीय रेल एक ऐसा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, कि आम आदमी का सपना जो है वो भारतीय रेल से होकर के गुजरता है। हम सबकी बचपन की यादें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी, और हमारा जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय रेल एक केंद्र बिंदु की तरह दिखता है। आज हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय रेल अपने परचम पर है। 36 वंदे भारत हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिकॉर्ड 2.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या 15,000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच टेक्नोलॉजी की स्थापना हो, आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है। पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है, क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विद लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन। सर, बिहार की बेटी है, हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार ने इस देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। हमें गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके, और भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे IRCTC की स्थापना हो, असम में बोगीबिल ब्रिज हो, या फिर एक अलग हाजीपुर डिवीजन तैयार करना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने भारतीय रेल को एक नई दिशा और दशा दोनों दिया है। उनके कई ऐतिहासिक निर्णय हुए थे जिनकी सराहना आज भी की जाती है। रेलवे सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 17,000 करोड़ का सेफ्टी कॉर्पस फंड की स्थापना की थी, जिससे पटरियों पे, पुलों पे और सिग्नलिंग सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ किया गया था। LHB कोच, जो जर्मन LHB कोचेस थे, उसका भी निर्णय उन्हीं के ऐतिहासिक कार्यकाल में किया गया था। अगर हम बात करें तो रेलवे में आज भी उनकी विजनरी लीडरशिप की सराहना की जाती है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी। पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। यूपीए के कार्यकाल से तुलना करें, हमेशा जब अपना काम, अपने कार्य के बारे में लोग बात करते तो तुलनात्मक तरीके से बात किया जाता है। तो यूपीए अलायंस से अभी एनडीए की सरकार में बजट, बिहार का जो रेलवे बजट है वो 9 गुना बढ़ चुका है। यूपीए के कार्यकाल में बजट था 1132 करोड़, मात्र 1132 करोड़। आज बिहार का रेलवे बजट 10,066 करोड़ हो गया है। अगर हम बिहार में रेलवे बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ के निवेश से वहां पे काम किया जा रहा है। 1783 किलोमीटर में कवच, मतलब एंटी कोलिजन सुरक्षा जो है वो प्रणाली स्थापित की जा रही है। 5,346 किलोमीटर में नई रेल लाइन की स्थापना की जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है। और अगर आमान परिवर्तन का बात करें तो 97 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आज 3,164 करोड़ की लागत से 58 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे
समस्तीपुर लोकसभा का जो समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर स्टेशन है वो भी अब एक अमृत स्टेशन बन रहा है। आज बिहार में 12 वंदे भारत चल रहे हैं जो 15 जिलों में 22 अनोखे स्टॉपेजेस दे रही है। दरभंगा में आनंद विहार टर्मिनल है जिसके बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो 4 जिलों में 11 महत्वपूर्ण स्टॉपेजेस देती है। अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है जो मलेशिया के पूरे नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से बड़ी है। और तो और सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है वो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में उस काम को पूरा किया जा चुका है। आज हम लोग रेलवे मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करें तो हम रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे समस्तीपुर लोकसभा की भी कुछ रेल मंत्री राज बिट्टू जी से हम वो बैठे हैं और उनसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे लोकसभा समस्तीपुर में भी जो हमारा काम पिछले कई वर्षों से लंबित है उस पर ध्यान हम उनका आकृष्ट करना चाहेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन समस्तीपुर, पटना, बनारस और नई दिल्ली के बीच में शुरू किया जाए क्योंकि समस्तीपुर से कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली नहीं आती है। समस्तीपुर से दिल्ली आने के लिए 22 घंटे 23 घंटे लग जाते हैं। हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो दिल्ली पढ़ने आते हैं, कई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अपना दिल्ली में इलाज कराते हैं और 22 घंटे बहुत लंबा समय है समस्तीपुर से दिल्ली आने के लिए। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर के रूट पे एक वंदे भारत शुरू किया जाए या तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू किया जाए। बिथान, रोसड़ा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में नई ट्रेन सेवा को शुरू किया जाए। एक कर्पूरी ग्राम, ताजपुर, महुआ और हाजीपुर इसके बीच में एक नई रेल लाइन दी जाए क्योंकि इस कार्य का सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द मंजूरी दिया जाए। समस्तीपुर खगड़िया में रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए क्योंकि खगड़िया हमारा नेबरिंग जिला है और बहुत आवश्यक है कि नेबरिंग जिले से कनेक्टिविटी मजबूत हो। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर और खगड़िया के बीच में रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। मुक्तापुर कुशेश्वर स्थान में नई रेल लाइन का निर्माण किया जाए। कुशेश्वर स्थान जो है वो हमारे समस्तीपुर लोकसभा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। उसको हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मेन जो बिजनेस सेंटर है, जो सिटी है, उससे जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मुक्तापुर और कुशेश्वर स्थान के बीच में जो रेल लाइन है उसका निर्माण किया जाए। समस्तीपुर रेल कारखाने का विस्तार किया जाए। रोसड़ा, बहेरी, शिवाजी नगर इसके बीच में एक नई रेल लाइन की स्थापना की जाए। समस्तीपुर से ट्रेन का संचालन, समस्तीपुर से आज कोई भी ट्रेन नहीं शुरू होती है। हमें पहले कहा जाता था कि वॉशिंग पिट नहीं है, पर अब हम ये बता देना चाहते हैं कि वॉशिंग पिट का निर्माण है, वो भी वॉशिंग पिट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसीलिए हमारी मांग है कि समस्तीपुर से भी, समस्तीपुर स्टेशन जो है वहां से ट्रेन शुरू किया जाए। हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का एक सपना था कि उनका गृह जिला खगड़िया से कुशेश्वर स्थान जो है वहां रेल लाइन शुरू किया जाए। उसका कार्य कई वर्षों से लंबित है। हमारी मांग है कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और समस्तीपुर जो जगह है वो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है और समस्तीपुर की बेटी होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि समस्तीपुर डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन समस्तीपुर स्टेशन का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पे किया जाए। ये सही मायने में उनको एक तरह का श्रद्धांजलि होगा। अपनी बातों को खत्म करने के पहले बस 4 पंक्ति हम पढ़ना चाहेंगे। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन हमारा देश बदल रहा है। जीडीपी डबल हो रही है, रेलवे का विकास ट्रिपल हो रहा है। यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, first of all, I say there's a declining budgetary allocation, which is a red flag for growth. The overall railway budget has seen a decline from 2.92 lakh crore in 2023-24 to 2.65 lakh crore in 2025-26, a drop of over 9%. Moreover, the financial year 2025 budget allocation remains stagnant, failing to address rising inflation, increased operational costs, and the urgent need for network expansion. A reduced budget not only slows down the implementation of crucial budgets,
but also impacts service quality and safety. Passenger amenities on a downward spiral. The allocation for customer amenities, which includes maintenance station infrastructure, toilets, ticketing service and other passenger-centric improvements, has continued to decline from 15,510 crore to 12,118.39 crore in financial year 2025-26. This signals a clear neglect of passenger welfare in a sector that caters to millions daily. Inadequate passenger facilities have long been a pain point, and the budget does little to address the gaps. Freight corridor investment cut, a blow to railways' future. The dedicated Freight Corridor Corporation of India, a critical PSU responsible for enhancing the efficiency of freight movement, has suffered a drastic budget cut from 5,499 crore in financial year 2024-25 to just 500 crore in financial year 2025-26. This 90% reduction severely impacts India's vision of shifting freight transport from roads to rail, which is crucial for reducing carbon emissions and logistic costs. The government's claim of boosting freight efficiency thus rings hollow. Eastern dedicated freight corridor in West Bengal stuck in limbo despite land handover. Eastern dedicated freight corridor stretch in West Bengal continues to be a non-starter, in spite of land acquisition having been done by the state government and government land settled with the railways. Eastern dedicated freight corridor is one of the largest infrastructure projects from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal that stretches about 1,839 kilometers. The first two segments of the EDFC have already been completed and commissioned. The work in the third segment from Sonnagar in Bihar to Dankuni in West Bengal is yet to be commenced and has been pending for more than 12 years. This is in spite of substantial land acquisition having been completed and government land also settled with the railways. Weak financial health, a systematic issue. The Indian Railways' average revenue expenditure over the last decade has consistently stood at 99% of its revenue income, leaving it with a mere amount 1% surplus to fund capital expenditure initially. The surplus has fallen sharply from 4,913 crore in 2016-17 to rupees 3,260 crore in 2023-24. Employee and labor unrest, growing discontent. There is mounting dissatisfaction among railway employees and labor organizations regarding the 2025-26 budget. The National Federation of Indian Railwaymen has termed it disappointing, citing concerns about privatization, lack of new recruitment, and neglect of workers' welfare. This budget fails to provide clarity on dearness allowance hikes or permanent employees' opportunities, exacerbating job insecurity in an already striking workforce. Sir, budget estimates net earning revenues target was 2,800 crore. Achievement 1,341.31 crore. Number of man LCS removed during financial year 24-25, 1,100. Achievement 389. 2024-25 for total length of line doubling. Target 2,900 kilometers. Achievement 1,134 kilometers. Number of station upgraded. Target 453. Achievement 1. Number of ROB and ROS constructed during financial year 24-25. Target 1,100. Achievement 669. Closure of man-level crossings. Target 1,100. Achievement 497. Out of 197 new lines project for target 20,199 kilometers. Achievement 2,855 kilometers. Doubling multi-tacking of 2,061 project. Target 19,570 kilometers. Achievement 6,218 kilometers. Safety works related to level crossing LCs. Target rupees 710 crore. Achievement 476 crores. To develop under Amrit Bharat Station Scheme. Target 453 stations. Achievement
one station. Revised estimate for training and human resource of development. Target rupees 197.52 crore. Achievement 130.50 crore. The CAG has raised concerns about the quality, hygienic, affordability and availability of food to passengers, including the adequacy of catering facilities on stations and trains. The CAG also reported financial losses of rupees 2,604.40 crore for 2021-2022 to Indian Railways, citing issues like non-recovery of loans, missed shunting charges and GST non-compliance. Other flagged areas included unproductive expenditure and irregular contract workers. 2020 to 2024, over the last 5 years, 351 persons died and 970 were injured in 200 consequential railway accidents, an average of 3 major accidents per month. 2024, 29 consequential train accidents occurred in 2024, alone due to derailments, collisions, fires and level crossing areas, resulting in 17 deaths and 81 injuries, including the major accident. Jamtara train accident, February 28, 2024. Palghar goods carrier derailment, March 29, 2024. Sirhind freight train accident, June 2, 2024. Kanchenjunga Express accident, June 17, 2024. Chandigarh-Dibrugarh train derailment, July 18, 2024. 2025. On 22nd January 2025, 12 passengers were killed after being struck by another train on an adjacent track after they jumped from their coaches in panic to escape a rumored fire incident, and another 6 other people were injured in Jalgaon. Sir, 2 women, 10 women and 3 children were among 18 people killed in a crowd clash at New Delhi on 15 February 2025 as thousands of Hindu pilgrims waited to board trains to attend the Mahakumbh Mela. This is the same on the part so far the country is concerned. Internationally it has been seen. Railway has failed. Railway machinery failed. Rail Minister has failed to prevent this accident in the Kumbh Mela. No assessment, nothing has been done. Sir, budget estimates. 2010-2011, budget estimate was 41,426 crore. 2025-26, budget estimate is 2,65,200 crores. 6.4 times have been increased. Now let us see the fallout. Route kilometers of the railways 2010-2011, 64,015 kilometers. With this small amount, and 2025-26, 69,181 kilometers, increased only 1.08% for long 15 years. Railway employee 13,028,199 was 2010-11. That is 43.02% of central government employee in the railways in 2010-11 when Mamata Banerjee was the rail minister. Now it is 11,72,248. Roughly 28% of the central government employee. Employment reduction to over 11.75%. Operating ratio 2010-11 91.1%. 2025-26 is 98.9%. The key financial metric reflects the railway earned more profit in 2010-11 than 2024-25. Statistics says that. Passenger amenities service 2010-2011 rupees 1,302 crore. 2025-2026 passenger amenities has been reduced to 12,118 crore from rupees 15,500 crore in 2024-25. Except big cities, drinking water, toilets, passenger service like seating arrangements, cleanliness, platform shelters, restrooms, luggage rooms, especially food and beverage options, and particularly safety are under mark. No focus has been given on improving crowd management to prevent any untoward incident. To provide clean bottled fresh water, Railway won 2010-11 6. Now 2025-26 Railway owned only 4. 16 operational plant, 12 in PPP mode. This is the decrease. Sir, upgradation of station, other station.
302 stations were declared as Adarsh stations in 2010-11. It is renamed as Amrit Bharat Station Scheme. Out of proposed 137 stations, work started for 1,198 stations, and only 6 stations have developed in 2024. Only 6. Big target, big talk, big speech, big thing. Production is 6. What a production. वो हिंदी में है ना, बंगाली में बोलता है, पर्वत का मुसिक प्रसव. पर्वत has given the birth of the rat. বাংলায় আছে তো বাংলাটা তো তুমি বুঝেছো তাহলেই হবে. বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক, বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক. পর্বতের মুসিক প্রসব করছে রেলমন্ত্রী, বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক. Everyday multifunctional complexes. Total 196 stations were identified for development of multifunctional complexes. In 2024, Indian Railway refocused on developing multifunctional complexes at various railway stations. No action has been taken so far for grant of lease of land for development. Every day, number of train runs, an average of 17,000 trains in 2010-2011. Now, in 2025-26, when Vande Bharat, Amuk Bharat, Tomuk Bharat, now it is now an average of 13,198 trains. 2010-11, 17,000, now 13,198 trains. Average carrying passengers per day, 2021 to 10-11, 23 million. This included 11.99 million non-suburban passengers with 4.47 million in reserved categories. Now 2025-26, 14 years have gone, 15 years have gone. Standing in the same place, standing in the same place, I am here, I am here. What is that 23 million? This is Railway Minister. Standing in the same place, I will not proceed. আমি এগোবো না ভাই, আমি এগোবো না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু বুকে বক্তৃতা মারবো. Covering total kilometers, 2010-11, 64,015 kilometers. 2025-25, 1,20,000 kilometers. But the major problem faced by Indian Railways is that the tracks are old and outdated. It lacks repair and maintenance of tracks and bridges. Safety device introduced. Anti-collision prevention and train protection warning system was introduced in 2010-11. Now in July 2020, the cover system was officially adopted by Indian Railways as a national automatic train protection system. Out of 15,072 locomotives only, 687 locos and only 521 stations out of 7,461 railway stations are having covered safety project system as on 2025-21. Security of women passengers. 2010-2011, 12 companies of women RPF personnel to be named Mahila Bahini introduced in 2011. 2025-26, 223 groups of married finally renamed in October 2020, reducing 12 companies to 700 RPF personnel women. हम महिला के लिए लड़ते हैं, महिला के लिए लड़ता है, यही महिला के लिए लड़ते हैं. कुछ नहीं करते, सिर्फ बात ही करता है. শুধু কথা বলে, শুধু কথা বলে, কাজ করে না, কাজের নামে নেই. হ্যাঁ, তো হাউস পল ওই তো রেখাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন. রেখাজি, রেখাজি কি হলো? তো মোদীজির রেখাজি কি হলো? নেই. ওয়েলফেয়ার টু রেলওয়ে, হাউস ফর অল টু অল রেলওয়ে employees in the next 10 years with the help of Ministry of Urban Development. 2025-26, no such action proposed. Central Staff Benefit Fund, raises from rupees 350 per employee to rupees 300. Sir, I have lot of things to say. I do not, if I say it will take so much time, just few. Gauge conversion, 856 kilometers during 2011. 2025-2026, 134 kilometers in 2024. Railway research, rupees 44 crore actual expenditure, 2010-2011.
And in 2025 to 26, 27.17 crore actual expenditure till January 2025 against allocation of rupees 72.01 crore. Development of Kashmir Rail. कोई quasi बोलते देना है तो शोन ना मन दिए समालोचना शोन नाला मंत्री होबी की करे भालो करे समालोचना शोन और কোয়ালিটি অ্যান্টি সেকশন অফ কোয়ালিটি বর্ধমান বারমুলা সরি তুই করে বললাম বাইরে বলি তো সেই জন্য ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ এক্সকিউজ মি হ্যাঁ না সরি আই এম ভেরি সরি বাইরে এভাবে বল কথা বলি তো ওই জন্য বেরিয়ে গেছে কোয়াজিগঞ্জ অন্তরাল স্টেশন অফ Quajigan Barmulia railway line in Kashmir Valley. The construction from Udhampur to Katra and Katra to Quajigan started in 2011 when Mamata Banerjee was the rail minister. The Katra rail section of the Udhampur Srinagar Barmulia rail link project is yet to start. This is the situation. The rail minister is not here. It is special training during Kumbh or other meals, etc. Operated 2010-11, operated 130 pairs of additional special trains, which made 36,000 trips. 2025-26, 21,513 trips of special trains were operated in 2024. Around 600 long-distance Mela special trains, around 1,000 short-distance. To operate at Kumbh Mela this year for 50 days. Special tourist train. Sir, I am coming, sir. Recruitment. This is very important. 2010 to 2011, filling the vacancies of about 1.75 lakh in Group C and Group D posts and to fill up about 13,000 posts in railway protection posts. And first time in railway, induction of 16,000 ex-servicemen was made. 2025-2026, 11,558 vacancies in the non-technical popular categories, including 8,113 graduate level posts and 3,445 undergraduate level posts conducted in 2024. Group D vacancy 42,000, Group C vacancy 32,000. About 2.74 lakh posts in the railways are lying vacant as of June 2023, with more than 1.57 lakh of them in the safety category. Special support to BPA and poor families. 2010-11, Ijjat monthly season ticket priced at ₹25 issued to persons working in unorganized sectors with monthly income up to ₹1,500. We became MP, we know how much we have to sign. Now, 2025-20, no such support has been approved by this government, even if suspended the senior citizen concern. Sir, only another one important part, just I will tell you. Sir, that is, yes, sir, data suggests that over 20,000 posts for loco pilots and assistant loco pilots have been lying vacant for years, leading to longer seats for train drivers and potentially increasing the chances of human error. Sir, earlier in my speech also and mentioning time I said that we need in my constituency, I need a ground in a Saurapuli, there is Saboni Mala is there. Lakhs and lakhs people from the Saurapuli, they take the water from the Ganges and they go 36 kilometers Tarakeshwar temple, Lord Shiva's temple. There is a railway crossing, small railway crossings are there. And this is a very busy train line. And even half an hour's line is stopped, lakhs and lakhs people will have to wait. To avoid any accident, earlier I requested. Today in the morning I also requested MOS, but he said, all the time he gives a good smile, never keep his promise. Sir, this is very much needed. I request the Honorable Railway Minister, please do it. For safety of lakhs and lakhs people, this is an emotion sentiment of the Hindu people in West Bengal is concerned. Kindly do it. Those who are taking the water from the Ganges to Tarakeshwar. Second, sir, I requested, you have already Metro Rail has gone up to Howrah. Then you kindly extend it up to Bandel so that we can also go. Why not? I have requested by the time, all the time. Okay, again, I am requesting with folded hand to the Railway Minister. Kindly look into these problems of us. Kindly look into this. You are minister.
You don't go by the parties who are there. You don't go by the religion who are there. Please do it for the people of the country. Do something for. If you don't do, next time I will win by 250,000. You can't stop me. Thank you, sir. Honorable Speaker, Indian Railway. No, you please speak. Honorable Speaker, Indian Railways has been the lifeline of our nation, connecting cities, industries, and the people across the length and breadth of the country. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have witnessed an era of unprecedented transformation in the railway sector. From the introduction of Vande Bharat trains, which have made high-speed, comfortable travel a reality, to push for 100% electrification, reducing our carbon footprints and ensuring energy efficiency. The commitment to modernizing Indian Railways is stronger than ever. The dedicated freight corridors are another milestone, ensuring faster and more efficient transportation of goods, boosting trade and industry. This year's railway budget for 25-26 continues this strong commitment with an allocation of 2.55 lakh crore. I also take this opportunity to thank Honorable Prime Minister and the Railway Minister for fulfilling some of Andhra Pradesh's long-pending demands. The foundation stone for the South Coastal Railway Zone in Visakhapatnam has finally been laid, a move that will improve administrative efficiency and expedite railway development in this region. The sanctioning of Amaravati railway line is another crucial step towards ensuring better connectivity for our capital region. Additionally, Andhra Pradesh received 9,417 crore in railway allocation this year, reaffirming the centre's commitment to our state progress. While we appreciate these achievements, it is imperative to prioritize a critical project that will significantly boost Andhra Pradesh economic growth and connectivity. Honorable Speaker, our state Andhra Pradesh has one of the longest coastal lines in the country. Yet it lacks a dedicated coastal railway corridor that can seamlessly connect its key ports, industrial hubs and agriculture regions. This absence has been a major bottleneck for trade, logistics and passenger movement, holding back the full economic potential of our coastal district. To address this pressing need, I strongly urge the immediate development of the coastal railway line from Annavaram to Bapatla, linking major coastal districts and ports, including the under-construction Gateway Port, Kakinada Port, Machilipatnam Port and Nizampatnam Port. A well-planned coastal railway corridor will provide a seamless supply chain for agriculture produce, seafood exports, petroleum industries and manufacturing units, reducing transportation costs, creating thousands of new employment opportunities. Additionally, with Andhra Pradesh rapidly growing tourism sector, especially in the scenic regions of Konaseema and Diviseema, a coastal railway line will encourage more tourism-driven economy activity, benefiting local business and communities. Sir, this project does not require a large-scale infrastructure development. The Kakinada-Kotipalli railway line is already operational, and the Kotipalli-Narsapuram section is under construction. To complete this corridor, only 30-kilometer new railway track is required between Gateway Port and Kakinada Port, along with its railway link from Narsapuram to Bapatla via Machilipatnam. This small and crucial investment will unlock massive economic potential for the region. Sir, this project will also finally fulfill Kakinada's long-cherished dream of seamless mainline connectivity, unlocking new opportunities for growth and development. I urge the Railway Minister to expedite this proposal and initiate a feasibility study at the earliest. The people of Andhra Pradesh cannot afford further delays. A dedicated coastal railway corridor is not just a necessity, it is Andhra Pradesh gateway to new economic evolution. While we focus on connectivity, we also look at the bigger picture, that is financial health of Indian Railways. The railway revenue is projected to go over 3 lakh crores in year 25-26, with 62% of earnings comes from freight services. However, coal alone accounts 52% of freight revenue, making railway health dependent on coal transportation. As India moves towards decarbonization and renewable energy, coal demand will gradually decline and this will impact railway revenue. Railways must diversify its freight sources. Andhra Pradesh, as one of the largest producers of agriculture commodities, can play a crucial role in this shift. Railways must create specialized freight corridors for agriculture produce, allowing faster and safer transport for perishable goods, grains and seafood exports. One major step in this direction of fast-tracking the North-South dedicated freight corridor, which will boost freight efficiency and reduce logistical costs for southern states like Andhra Pradesh. Honorable Speaker, Indian Railways is the backbone of our development story, and Andhra Pradesh must be given its due share in this transformation. I urge the government to prioritize the coastal railway corridor, expedite the North-South dedicated freight corridor and diversify freight movement beyond coal.
With this right investments and the policy interventions, we can build a railways network that is future ready, climate resilient, and truly a driver of Viksit Bharat. Thank you, sir. Thank you. Mananiya Shri Venchilingam. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவராக விளங்கக்கூடிய ராகுல் காந்தியினுடைய அனுமதியோடு இங்கு பேச விழைகின்றேன். அவர் தந்த வாய்ப்பினை நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். இந்த ரயில்வே வரவு செலவு திட்டத்திலே மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய மொத்த வரவு செலவு திட்டத்திலே 3வது இடத்திலே இருக்கக்கூடிய இடமாக இந்த ரயில்வே துறை இருக்கின்றது. ஏறக்குறைய 2,52,000 கோடி ரூபாய் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய உதவி அதில் இருக்கின்றது. அதேபோல அவருடைய வருமானத்தையும் சேர்த்து பார்த்தால், ரயில்வேயினுடைய மொத்த வருமானத்தையும் சேர்த்து பார்த்தால் ஏறக்குறைய 5,64,300 கோடி ரூபாய் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைய தினம் இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். ஆனால் இவ்வளவு தொகை செலவு செய்யப்பட்டாலும் கூட ஏழை மக்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அங்கு பயணம் செய்யக்கூடிய எளியவர்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த வசதிகள் அதிலே இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன் இதை கூறுகின்றேன் என்று சொன்னால், எந்த இடத்திலேயும் எந்த ரயில்வே நிலையத்திலே சென்று பார்த்தாலும் கூட அந்த அன்ரிசர்வ்ட் கோச்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டிலே அங்கு தொங்கிக் கொண்டும் அங்கே இடம் கிடைக்காமலும் அவதிப்படுகின்ற நிலையை பார்க்கின்றோம். அதே நேரத்திலே அங்கு ஒருவர் பயணம் செய்யக்கூடிய இடத்திலே 4 பேர் பயணம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுகின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான நிலைதான் இன்றைய தினம் ரயில்வே துறையானது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். அதே போல நான் ஏசி கோச்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பிலே கூட இப்படிப்பட்ட நிலைகள் தான் இருக்கின்றன. இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னவென்று பார்த்தால், இந்த கடந்த 5-6 ஆண்டுகளாக இந்த 2 துறைகளுக்கும் வேண்டிய அந்த வசதிகளை இந்த ரயில்வே துறையானது செய்யவில்லை என்றுதான் நாம் கூற வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவியை செய்யாத காரணத்தினாலே அந்த பயணிகளுடைய எண்ணிக்கையும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. நான் என்னுடைய வேண்டுகோளாக கூற விரும்புவதெல்லாம், தனியாக மக்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய, ஏழை மக்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ரயில்வே திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதன் மூலமாகத்தான் ஏழை எளியவர்கள் எல்லாம் முழுமையாக பயன்பெற முடியும். ஏனென்றால் இவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவு செய்தாலும் கூட ஏழை எளியவர்கள், நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும், 1 மைல் அல்ல, 2 மைல் அல்ல, 1000 மைல்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய தூரம். ஏறக்குறைய 1 நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, இந்த பயணம் செய்கின்ற நேரத்திலே அவருக்கு நிம்மதி இல்லாமல் பயணம் செய்யக்கூடிய நிலையைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இதை மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. உங்களுடைய துரிதமான ஒரு கதி சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தியிலே இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்திலே கூட இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அது எங்களுக்கு வேதனை தரக்கூடியதாக இருக்கும், மக்களுடைய வேதனையாக இருக்கும் என்று இந்த நேரத்திலே கூற விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, அதற்கு மேலாக இவ்வளவு ரூபாய் செலவு செய்தாலும் கூட வசதிகள் இருக்கின்றதா என்று சொன்னால், சரியான புதிய ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படவில்லை. எந்த இடத்திலேயும் நீங்கள் பார்த்தால் புதிய ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டதா என்று சொன்னால் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். புதிய ரயில் பாதைகள் அமைத்தால் தானே புதிய வசதிகள் கிடைக்கும். ஆனால் அதற்கு உண்டான வழிகள் கிடையாது. அதே போல இந்த ஃப்ரைட் காரிடார் என்று சொல்லக்கூடிய வசதிகள் அது இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் அதுவும் இவர்கள் செய்யவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும். இதுவரை 2 ஃப்ரைட் காரிடார் தான் இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். அந்த ஃப்ரைட் காரிடார் கூட இந்த வட மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய வசதியாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆனால் தென் மாநிலங்களுக்கு உண்டான அந்த ஃப்ரைட் காரிடார் ஒன்றாவது இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் ஒன்று கூட இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் தென்னிந்தியா முழுமையாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது தொழில் வளர்ச்சியிலே முதன்மையாக விளங்கக்கூடிய தமிழகம், அதே போல கர்நாடகம், அதே போல கேரளா, ஆந்திரா, இவை 3ஐயும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு காரிடரை அமைத்திருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் வருகின்ற திட்டத்திலே கூட அது இல்லை. 2 காரிடர் கூட இதுவரை முடிவு செய்யப்படவில்லை. ஆனால் தென்னகத்திற்கென்று ஒரு காரிடர் கூட நீங்கள் தராமல் இருப்பது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கின்றது. இது எந்த விதமான காரிடாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாவற்றையும் இணைத்து ஒன்றாக சேர்த்திருந்தால் நிச்சயமாக தென்னிந்தியா முழுமையாக ஒரு வளர்ச்சியை பெறும் என்ற நேரத்திலே கூற விரும்புகின்றேன்.
அதே போல உங்களுடைய அந்த ஃப்ரைட் காரிடர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காரிடர் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து செல்லக்கூடிய நேரத்தில் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அதனுடைய காரிடருடைய ஆபரேஷன் ஃப்ரைட் ஆபரேஷன் சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடானது 36% இருந்தது. 2007-8 36% இருந்தது. இன்றைய தினம் 2021 இது 26% குறைந்திருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். அதுக்கு காரணம் என்னவென்று பார்த்தால் இந்த வசதிகள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுதான். அதாவது தேவைக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய பயணத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இடைப்பாடு என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த இடைப்பாட்டை இந்த அரசாங்கம் அந்த ரயில்வே நிர்வாகம் சரியாக நிர்வகிக்காத காரணத்தினால்தான் இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடு வந்திருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். ஆகவே இதற்கு உண்டான நிலைப்பாடை குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த சரக்கு வாகனங்கள் செல்வதற்காக தனியாக ஒரு காரிடர் உருவாக்க வேண்டும். அதே போல அந்த வந்தே பாரத் போன்ற விரைவு ரயில்கள் செல்வதற்காக தனியாக ஒரு காரிடரை உருவாக்க வேண்டும். அப்படி உருவாக்கினால்தான் ஏழை மக்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த பாசஞ்சர் ட்ரெயின் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய நேரமும் காலமும் குறைக்கப்படும். ஆகவே நீங்கள் இந்த பயணத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த ரயில்வேனுடைய துறையினுடைய வேகம் என்ன, சராசரி வேகம் என்னவென்று பார்த்தால் இன்றைய தினம் 30 கிலோமீட்டர் என்றுதான் இருக்கின்றது. ஆனால் அதை உயர்த்துவதற்காக நீங்கள் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றனர் என்று சொன்னால் இதுவரை செய்யவே இல்லை. இந்த 4% அளவிற்கு தான் இது உயர்ந்திருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, 2030 நீங்கள் குறியீடாக வைத்துக் கொண்டிருப்பது 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அந்த பயணத்தை கொண்டு வருவோம், அந்த சரக்கு வாகனுடைய வேகத்தை கொண்டு வருவோம் என்று கூறுகின்றீர்கள். அதையும் நீங்கள் அடைவீர்களா என்ற ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கின்றது. அதற்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஃப்ரைட் காரிடர் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பை நீங்கள் உருவாக்கினால்தான் கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற முடியும். ஆகவே அதை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, விபத்துகளிலே ஏற்படுகின்ற நேரத்திலே இந்த கவாச் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பானது ஒரு சில பகுதிகளில் மட்டும்தான் இருக்கின்றது. எல்லா இடங்களிலும் வந்தால்தான் வருகின்ற காலத்திலே அந்த விபத்துகளை தடுக்க முடியும். ஏனென்றால் கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே 27 விபத்துகள் நடந்து அந்த விபத்துகளின் மூலமாக பல்வேறு உயிர்களை எல்லாம் நாம் இழந்திருக்கின்றோம். அந்த இழப்பிற்கு நம்மால் ஈடு செய்ய முடியாத அளவிற்கு அவருடைய குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அந்த இழப்புகளை எல்லாம் தடுக்க வேண்டும், விபத்துகளை எல்லாம் தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கவாச் அமைப்பினை முழுமையாக எல்லா இடத்திலேயும் நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதற்கு அடுத்ததாக எங்களுடைய பகுதியாக தமிழகம் புதுவையை சார்ந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே புதிய சாலைகள், அதாவது ரயில்வே தடங்களை எல்லாம் நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய நீண்ட கால கோரிக்கை, குறிப்பாக சென்னையில இருந்து கடலூர் வரை ஒரு பாதையை அமைக்க வேண்டும், புதிய பாதையை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய முக்கிய நோக்கமே என்னவென்று சொன்னால் உங்களுடைய பயண நேரத்தை குறைப்பதற்கு நிச்சயமாக அது உதவும் என்பதுதான். அது மட்டுமல்ல, கடலோர மாவட்டங்களிலே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலோர மாவட்டங்களை எல்லாம் ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாதை என்று சொன்னால் அந்த கடலூர் சென்னை பாதை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அது புதுவை வழியாக வருகின்ற காரணத்தினாலே எங்களுடைய உரிமையும் அதிலே இருக்கின்றது என்று கூற விரும்புகின்றேன். அதே போல கடலூரில் இருந்து புதுவை வழியாக திண்டிவனம் இடத்திற்கு ஒரு பாதை, புதிய பாதை அமைக்க வேண்டும். அந்த புதிய பாதையானது மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய ஆரணி எம்பி அவர்கள் பேசியது போல அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய பகுதிதான் என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த திட்டத்தையும் உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, புதுச்சேரியிலிருந்து மைசூருக்கு வந்தே பாரத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரயில் அமைப்பினை உருவாக்கி தர வேண்டும். ஏனென்றால் புதுவைக்கென்று இதுவரை வந்தே பாரத் ட்ரெயினே இல்லை என்ற காரணத்தினாலே அந்த கோரிக்கையை நான் வைக்கின்றேன். அதே போல காரைக்காலிலிருந்து பேரளம் செல்லக்கூடிய பாதையானது நிறைவு செய்யக்கூடிய அளவிலே இருக்கின்றது, திறக்கக்கூடிய அளவிலே செயல்படக்கூடிய அளவிலே வந்திருக்கின்றது. அதை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். புதுவையில இருந்து திருச்சிக்கு மெமோ ட்ரெயினை விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல புதுவையிலிருந்து திருச்செந்தூருக்கு ரயில் விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். புதுவையிலிருந்து காரைக்காலிலிருந்து தாம்பரத்துக்கு செல்லக்கூடிய தாம்பரத்தில் நிற்கக்கூடிய ட்ரெயினை எக்மோருக்கு நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். புதுவையிலிருந்து ராஜீவ் பரத்வாஜி ஒரு ரயிலை சேவையை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரைக்காலில் இருந்து அகமதாபாத்திற்கு ஒரு ட்ரெயினை விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக
ரயில்வே துறையில் இருக்கக்கூடிய காலி இடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். அதுவும் பிராந்திய மொழிகளிலே வெளியிட்டு அந்த பதவிகளுக்கு உண்டான விண்ணப்பங்களை பெற்று அவர்களுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பினை இந்த பிராந்திய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद श्री राजीव भारद्वाज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। रेल मंत्रालय अनुदान मांगों जैसे अहम विषय पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। रेल देश की धड़कन है। रेल देश की धड़कन है। भारत में 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई थी। आज भारतीय रेल ट्रैक लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये हमारा सौभाग्य है इस देश का। हर दिन रेलवे द्वारा 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। देश में कुल मिलाकर 7500 स्टेशन हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में रेल एक लाइफलाइन के समान है। और बड़ा अफसोस है, सामने के बेंचेस के माननीय सदस्यों को यह दिखता नहीं है। भारतीय रेल की महत्ता समय के साथ बदलती रही है। आज भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रेलवे अपना अहम योगदान दे रहा है। ये 25-26 बजट केवल पटरियां बिछाने वाला बजट नहीं है, बल्कि विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में एक नया अध्याय लिखने के बारे में है। ये बजट एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित होगा। माननीय सभापति महोदय, जिसमें 2.65 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है इस बार, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। इसमें सामान्य राजस्व में 2.52 लाख करोड़ रुपया निर्भया फंड से, 200 करोड़ रुपया आंतरिक संसाधनों से, 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। महोदय, यात्री की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बजट में 200 नई वंदे भारत ट्रेन शामिल की गई हैं, जो विलासिता और दक्षता सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा 100 अमृत भारत ट्रेनें आम आदमी की सेवा करेंगी। 50 नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं शहरी गतिशीलता को फिर से परिभाषित करेंगी। 15,500 नॉन एसी जनरल कोचेस सभी के लिए वहनीयता सुनिश्चित करेंगे। भारत में सुरक्षा के मामले में हम आपदाओं दुर्घटना को दौर को पीछे छोड़कर आ गए हैं। ट्रैक नवीनीकरण, आधुनिक सिग्नलिंग, दूरसंचार उन्नयन, क्रॉसिंग सहित सुरक्षा संवर्धन के लिए 1,16,514 करोड़ रुपए समर्पित किए गए हैं। 2,000 से अधिक नए फुटओवर ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आमतौर पर होने वाली अव्यवस्था खत्म होगी। महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के विषय में बात करना चाहता हूं। इस बार पूर्व की सरकारों की भी अपेक्षा 16 गुना अधिक बजट दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेरे राज्य हिमाचल प्रदेश में नेटवर्क में किस तरह का परिवर्तन हुआ है। बुनियादी रेल संपर्क के लिए संघर्ष करने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व रेलवे विस्तार देखा है। हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजना के विस्तार के लिए 2023-24 में 1838 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 2009-14 की तुलना में 17 गुना ज्यादा है। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों की ओर से रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे हर्ष है, वर्तमान बजट में मेरे गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में 2716 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंबंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर और शिमला शामिल किए गए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपुली, बिलासपुर, बैरी, नंगल डैम, तलवाड़ा, चंडीगढ़ रेलवे लाइन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन महोदय, मेरी एक पीड़ा है। मेरी पीड़ा यह है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां केवल एक मीटर गेज रेल लाइन है। अंग्रेजों के समय में बनी थी, आज तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। माननीय रेल राज्य मंत्री बैठे हैं महोदय, अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कृपया इस और कृपा करिए। मैं कह रहा हूं कि रेल धड़कन है देश की, उसका स्पंदन मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी सुना जाना चाहिए। इसको ब्रॉडगेज करें,
ननुराग जी ने वंदे भारत अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा दी है। बीच में केवल एक पहाड़ है, चारों देवियां विश्व विख्यात शक्तिपीठ है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, उनके चरणों में ब्रॉड गेज रेल पहुंचनी चाहिए। चंबा, डलहौजी, खजियार विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। शिमला कितना ऊंचा प्रदेश, कितना ऊंचा स्थान है। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, अंग्रेज केवल एक अनपढ़ उस महान आत्मा भलकू ने अंग्रेजों का मार्गदर्शन किया था, ट्रेन शिमला तक पहुंच गई थी। तो मेरा लोकसभा क्षेत्र में डलहौजी, खजियार, चंबा विश्व विख्यात स्थल है, इसका भी सर्वे करवाने की कृपा करें महोदय। और दूसरा मैं अंत में कहना चाहता हूं, मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में जब हमारी वित्त मंत्री महोदया यहां बजट पेश कर रही थी, तो ट्रेजरी बेंचेस से मेजों की थपथपाहट थी और गड़गड़ाहट थी, पूरा देश प्रसन्न था। पर लेकिन सामने के जो मेरे विपक्षी मित्र बैठे हैं, आदरणीय सदस्य बैठे हैं, उन बेंचेस पर केवल भाव शून्यता थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, घोर सन्नाटा था। क्या केवल विरोध के लिए विरोध करना है? बजट में कोई बात अच्छी नहीं लगी, इतना कुछ दिया है पूरे देश को। इनको देखकर तो मुझे मुनीर का वो शेर याद आता है, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। और दूसरा, मैं मोदी जी के विषय में, हमारे विश्व विख्यात नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके विषय में यदि कुछ कहना चाहूं तो मैंने वो चंद 4 लाइनें लिखी हैं, मैं इनको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। स्वाभिमान बड़ा है भारत का, स्वाभिमान बड़ा है भारत का, हर शख्स का सीना गर्वित है। नेतृत्व ऐसा मिला देश को जिसका सब कुछ देश को समर्पित है। धन्य है वो माटी जिसने ऐसे पूत को पाया है। भारत ही क्या दुनिया ने भी मोदी मोदी गाया है, मोदी मोदी गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। माननीय श्री सच्चिदानंद जी। Respected Chairman Sir, on demands for grants 25-26 for railways, I want to express my views and reviews on behalf of CPIM. Sir, Indian Railways is a commercial undertaking of the Union government, but the railway's main aim is to serve the people of India. Now, it was well developed under the public fund contribution. Lot of lands, buildings, several lakh kilometers of tracks are now the assets of the Indian Railway. All the assets are used for our country's development. Our country in the dictionary of Modi government meant not for the poor people, but for the upper class and the corporates, so that the passenger trains operated by our Indian Railway are now converted into express trains, which affects poor persons' usage. And for the upper class people, Vande Bharat and Tejas trains are introduced in high ticket fare. The concession fare for the senior citizens, plus persons are also denied in your budget. Amrut Bharat non-AC trains are fully non-AC, comprising of 12 sleeper classes and 8 general coaches, only operated 4 trains. Vande Bharat chair car trains, you operate 136 trains, and Vande Bharat AC sleeper yet to be operated. Bharat Gaurav trains operating for the cultural heritage sites. These 4 trains are your Modi model trains. We demand Amrut Bharat non-AC trains, passenger trains has to be operated in the use of poor passengers. RRB exam, more than 6,000 people from Tamil Nadu have passed a computer-based test exam 1 conducted by RRB for the vacancies of logo pilot conducted by the Railway Selection Board. They have qualified for CPT exam 2. It has been announced that CPT exam 2 that will be held on coming March 19. But most of the examination centers are
which has been outside Tamil Nadu. Many have travelled thousands of kilometers to reach Telangana. So please change the centers to the respective states. Allocation to Tamil Nadu. Rupees 6,626 crores have been allocated to Tamil Nadu in current budget, whereas other states got more. India bloc ruled states are given low allotment, whereas other states are giving high allotment. Electrification of railways in Tamil Nadu done 94% complete is a good one, but the tunnel maintenance is very worst in Tamil Nadu. Most of the tunnels are surrounded by water during raining period. Please rectify the faults in the ongoing projects. The Amrit Bharat stations schemes is ongoing 77 stations, including the speed up the Amrit Bharat scheme works in Tamil Nadu also. Freight operations. Railway Board noted that between 1950 and 2021, the logistic market grows 55 times in India. In the same period, railway logistic grew only 20 times. What is the reason for this? Average speed of the freight trains was 30 km per hour. It should be raised to 50 km per hour, and also reduce the fare. It was increased. The fare was increased to now it was increased to 91%, and also consult to separate construct to separate freight corridors for coal, cement, steel, iron, food grains separately. Safety, bad driving, overspeeding, lack of maintenance, deviation of track, defects in coaches and wagons, mistake of sunding operations, it makes more accidents in Indian Railways. 63% of non-AC coaches did not have fire exit. Kavach, 50 lakhs kilometers to be covered. 80 lakhs locomotives to be covered in Kavach. Allocate more fund for Kavach. Just one more, sir. A Dindigul Karaikudi new track we demand, and Dindigul Sabarimala track we demand, and separate trains from Dindigul to Chennai via Trichy we demand, and also in Dindigul district 2 opportunities for enlarging the goods set. Reddiyar Sadaram and Vadamadari stations have a lot of lands there used for a goods set. Kodaikanal Road railway station is a very heritage station. In the British period itself, stoppage for the trains before COVID is to be resumed. Vaigai and Mysore Express stoppage needed for Ambadurai railway station. Palani E-Road track should be thank you very much, sir. Thank you very much. Shri M.A. Malesh Babuji, yes. Honorable Speaker, sir, thanks for giving the opportunity to rise to discuss the demand for grants for the Ministry of Railways for the year 25-26. I would like to thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Railway Ministers for their tireless efforts for the last 10 years in transforming the Indian Railways into a modern, efficient and passenger-friendly mode of transportation, which has become the lifeline of India. In the last 10 years, Railways has added 31,000 kilometers of new tracks. In the financial year 23-24 itself, Railways has added 5,200 kilometers of tracks to its network. And it has a vision to go on adding 5,000 plus kilometers on a yearly basis for the next 6 to 8 years. From adding 4 kilometers per day in 2015, Indian Railways is now adding 15 kilometers per day. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat and Namo Bharat are being developed and rolled out rapidly. Some key points I would like to emphasize regarding the demand for grants for the Ministry of Railways. Increased allocation for infrastructure development, which will enable the completion of ongoing projects and the initiation of new ones.
appreciating the emphasis on improving passenger amenities and securities. Boost to Make in India initiative by promoting the Make in India initiative, which will encourage indigenous manufacturing and create employment opportunities. For my state, Karnataka, there has been a consistent increase in the average annual budget outlay for railways. The allocation for the state of Karnataka for financial year 25-26 is 7,564 crores, reflecting the growth on enhancing railway infrastructure and services in the state. The progress made by Indian Railways in Karnataka, especially in my parliamentary constituency, Kolar, is remarkable. To name a few is the Marikuppam to Kuppam 6-kilometer new broad gauge line, upgradation of Bangarpet and Malur railway stations, construction of new railway stations in Coromandel, Urgam and BML areas in KGF. Kolar is particularly known in the land of milk, silk, mango and tomatoes, which are being exported to various countries. Kolar also has an APMC market, which is the second largest in Asia and largest in South India. I would like to urge the Minister to introduce projects which will be helping the farmers, students, senior citizens and employees for their respective necessities. The establishment of new railway lines from Kolar to Bangalore is very much necessary, connecting through the Narsapur industrial area, which will create a lot of employment and movement of students to Bangalore. The establishment of new railway track from Kolar to Tirupati is very much required, which will improve the movement of people to the Tirupati Lord Venkateshwara place. And establishment of new railway track to Srinivaspur to Madanpalli is also required. And the construction and establishment of a railway coach factory, which has been kept pending for the long time, which almost 12 years, which has been pending. And establishment of a railway station in Chikka Tirupati as a part of tourism promotion for better economic growth of railways in the part of Bangalore Railway Ring Road, which is under survey. Then I suggest the Ministry of Railways to open mini medical kiosks having basic medicines in each and every railway station. That is very much required, because the passengers, once they are in the train, if something goes wrong, they will not have medicines. They cannot take, they can't come out of the station and buy medicines. So the importance of a medical kiosk in each and railway station is very much required. I am confident that the demand for grants for the Ministry of Railways will pave the way for a better future for our nation's railways and contribute to the overall growth and development of our country. With these words, I and on behalf of my party, Janata Dal Secular, I am concluding my speech on demand of grants for Ministry of Railways 2025-26. माननीय श्री राजाराम सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारतीय रेलवे एक लंबे समय से देश की जीवन रेखा रही है, जो एक सुलभ और किफायती नेटवर्क के माध्यम से विशाल और विविध जनसंख्या को जोड़ती है। हालांकि वंदे भारत परियोजना, जिसे भारत की प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है, वास्तव में आर्थिक बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करती है, जहां कॉर्पोरेट राजस्व मॉडल के कारण किफायती और सुलभ परिवहन को दरकिनार कर दिया गया है। वंदे भारत ट्रेनों का उदय उनके गतिशील मूल्य निर्धारण और पूरी तरह से एसी डिब्बों की संरचना के साथ रेलवे नीति में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों के विपरीत, जो समाज के हर वर्ग की सेवा करती थीं, वंदे भारत में स्लीपर कोच और अनारक्षित डिब्बे नहीं हैं, जिससे यह केवल उन लोगों के लिए परिवहन का साधन बन गया है जो प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। यह विशिष्टता सरकार की व्यापक आर्थिक नीतियों के अनुरूप है, जो केवल संपन्न वर्ग की सेवा करने वाले नए भारत की छवि बनाने में अधिक रुचि रखते हैं। स्टेशन आधुनिकीकरण के भव्य दावों के बावजूद एक हालिया संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट एक अलग कहानी बताती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चिन्हित 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन उपेक्षित हैं और उनके उन्नयन अनिश्चित काल के लिए विलंबित है। पूंजीगत व्यय को रेल पटरियों के विस्तार, रोलिंग स्टॉक की खरीद और
सिग्नलिंग उन्नयन में लगाया जा रहा है, लेकिन क्रियान्वयन की गति बहुत असंतोषजनक है। वास्तविकता यह है कि सरकार आधुनिकीकरण का दावा करती है, लेकिन रोजमर्रा के रेलवे यात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अभी भी गंभीर रूप से अपर्याप्त है। शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्लीपर श्रेणी सेवाओं का धीरे धीरे समाप्त होना है। असमानता की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश की 40% आबादी प्रति माह 20,000 से 30,000 के बीच कमाती है। फिर भी रेलवे नीतियां केवल उच्च वर्ग आय वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। दिल्ली से पटना आने वाले 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए जो पहले एक सस्ती यात्रा थी, अब आर्थिक बोझ बन गई है। बढ़ते किराए और मुद्रास्फीति के कारण कई यात्रियों को या तो महंगे यात्रा विकल्प अपनाने पड़ते हैं या अपनी यात्राओं को स्थगित करना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि ये नागरिक जो अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं, उसी सार्वजनिक सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं जिसे वे वित्त पोषित करने में योगदान देते हैं। भारतीय रेलवे को एक लाभ संचालित इकाई में बदलने की यह प्रक्रिया इसकी राजस्व लक्ष्यों में भी स्पष्ट है। 2024-25 के लिए रेलवे का यात्री राजस्व 92,800 करोड़ रुपया आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% की तेज वृद्धि है। किराए को नियंत्रित रखने के बजाय सरकार इन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यात्री और माल यातायात दोनों में वृद्धि पर निर्भर कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नई ट्रेन की शुरुआत में एसी और गैर एसी